आदरणीय श्री कुरैशी जी, अमित खत्री जी, गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर, डॉक्टर सुजाता शाही जी, आईआईएम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, तथा इस कार्यक्रम में सम्मिलित डॉक्टर आबा सिंह जी और कर्नल ललित कपूर जी, रजिस्ट्रार आईआईएम यूनिवर्सिटी। पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, जिसमें स्वस्थ मन स्वस्थ समाज का जो टॉपिक, जो थीम लिया गया है। जैसा हम अभी सुन रहे थे कि जब प्रोफेसर सुजाता शाही कह रही थी कि आज की परिस्थितियों में जो WHO की रिपोर्ट भी है, वो कहती है कि भारत के अंदर 7.5% से भी ज़्यादा मानसिक रोगी भारत के अंदर हैं, जो कि मैं देख रहा था कि शायद ये अगले कुछ वर्षों में 15-20% को भी क्रॉस करने वाला है। परंतु इसके साथ भी एक बहुत बड़ी चिंताजनक विषय ये भी है कि जो आज देश में ये जो 90 से 100 मिलियन के करीब लोग मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं, उसके ऊपर जो आज हमारी ओवरऑल स्पेंड हो रही है, जब हम उस स्पेंड को भी देखते हैं तो जो WHO के डेटा कहते हैं, भारत के अंदर शायद प्रति मानसिक रोगी के ऊपर 33 पैसे का लगभग एक्सपेंडिचर होता है। ये भी एक चिंता का विषय है। खैर, ये एक अलग इकोनॉमिक एस्पेक्ट है जो बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि अगर इस क्षेत्र की महत्वता के आधार पर इस क्षेत्र के अंदर अगर एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाया जाएगा तो ये आने वाले समय में समाज के लिए और भी एक भयावह रूप के हिसाब से सामने आ सकता है। मैं जब इस शीट को देख रहा था तो इसमें ऊपर मेंटल हेल्थ भी लिखा है और नीचे स्वस्थ मन भी लिखा हुआ है। तो जब मैं मेंटल और मेंटल हेल्थ की बात करता हूँ, जो हेल्थ शब्द है और जो स्वस्थ शब्द है, इन दोनों में कंपेयर करता हूँ, तो हेल्थ जो है ये वेस्टर्न वर्ड है और इसका पूरा जो कनेक्शन है वो मेडिसिन के साथ है, और मेडिसिन का कनेक्शन जो है वो ज़्यादातर हीलिंग के साथ कनेक्शन है। यानी जब कुछ हो जाता है, हो जाने के बाद इस हेल्थ शब्द का उपयोग और इसकी उपयोगिता और इसके संदर्भ में जो डायमेंशंस हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। परंतु भारत की सभ्यता के संदर्भ में अगर आप देखें, जो स्वस्थता है, जो शब्द स्वस्थ है, ये स्वस्थ शब्द हीलिंग से जोड़ा नहीं गया है। यानी जब कुछ हो जाए उसके बाद कुछ किया जाए, ये शब्द उसके साथ नहीं जुड़ा है। स्वस्थ का मतलब है स्वयं में आसक्त, यानी एक व्यक्ति अपने अंदर इतना गुण हो गया है, अपने अंदर इतने अपने आप को जान चुका है कि उसे हीलिंग की आवश्यकता नहीं है। वो हीलिंग से पहले का ही एक प्रोसेस है कि हीलिंग जैसी अवस्था आती ही नहीं है। इसीलिए जो पारंपरिक क्षेत्र भारत के थे, जो आप पुराने समय में, जैसे हमारे यहाँ चारक थे, महर्षि चारक, जब उन्होंने इसके ऊपर अध्ययन किया, या जो ऋषि धन्वंतरी थे जब उन्होंने इनके ऊपर, या जो योग के आज हमारे पतंजलि योग सूत्र हमारे सामने आते हैं, इनमें और जो आज कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंस है, दोनों में अगर आप देखेंगे, उस जमाने में तो डाइसेक्शन के लिए कुछ होता नहीं था। उस जमाने में डेड बॉडीज के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाते थे। आज का जो आधुनिक विज्ञान है ये डाइसेक्शन के आधार पर अपनी नई कल्पनाएं क्रिएट करता है, नए रिसर्च क्रिएट करता है। परंतु आप अंदाजा लगाइए, आज से 1000-2000 वर्ष पहले हमारे जो इस क्षेत्र में जो योगाचार्य थे, उन्होंने स्वस्थ शब्द का अर्थ ये दिया था कि हम स्वयं के अंदर आसक्त कैसे हो सकते हैं, हम अपने आप को जानने की प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं। और जानने का मतलब ये है कि हम अपने शरीर के अंदर जो चीज़ें गतिमान हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं,
केवल फिजिकल लेवल पे ही नहीं, मेंटल लेवल पे भी हम अपनी उस इंटरनल प्रोसेस को, उस थिंकिंग को, उस विचार को, उस एक्टिविटी को, उस थॉट लाइन को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और केवल मेंटल लेवल पे नहीं, इमोशनल लेवल पे भी, यानी हमारे अंदर क्रोध कैसे जगता है, हमारे अंदर प्रेम कैसे जगता है, हमारे अंदर कोई भाव कैसे जगता है, उस भाव को भी कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये स्वस्थ होने का एक लक्षण हमारे पारंपरिक क्षेत्र में हमारे जो पुराने विद्वान थे उन्होंने इसको दर्शाया है। मॉडर्न युग में इसी को कन्वर्ट किया गया इमोशनल इंटेलिजेंस में, जिसके लिए अभी हमारे यहाँ, मैं बड़ा खुश हुआ कि IIM यूनिवर्सिटी में इमोशनल एक्सेलेंस और इमोशनल क्वालिटी के ऊपर भी कोई है, परंतु इमोशनल लेवल पर जब हम जाते हैं और मॉडर्न साइंस में देखते हैं तो वो भी इसको 4 लेवल्स में बांटता है। यानी सेल्फ अवेयरनेस क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, सोशल अवेयरनेस क्या है और सोशल रिलेशनशिप किसे कहते हैं। यानी सेल्फ अवेयरनेस में हम अपने आप को कितना जानते हैं, हमें अपने बारे में कितना पता है, हमें अपने नेचर के बारे में कितना पता है, हमें अपने अंदर जो चल रहा है, विचार जो चल रहा है, उसको हम कितना समझ सकते हैं, कितना जान सकते हैं। यानी सरल शब्दों में कहूं तो मैं ये क्या समझ सकता हूं कि मुझे क्रोध कब आता है, मुझे किन परिस्थितियों में क्रोध आता है, मुझे कौन क्रोधित कर सकता है, और जब मैं क्रोधित होता हूं मैं किस प्रकार का व्यवहार करता हूं, या मैं खुश जब होता हूं मैं कब खुश होता हूं, मैं किन परिस्थितियों में खुश होता हूं, या मैं जब डरता हूं, मेरे अंदर जो फियर है, जब वो फियर आता है वो किन परिस्थितियों के कारण से आता है, और मैं उन फियर की परिस्थितियों में क्या करता हूं, मैं उसको रिस्पॉन्ड कैसे करता हूं। और फिर सेल्फ अवेयरनेस से सेल्फ मैनेजमेंट, यानी मुझे अगर ये चीज पता लग गई कि मेरे अंदर ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं, मैं उन्हें मैनेज कैसे करता हूं। यानी अगर बहुत ज्यादा डर लगता है तो मैं उस डर को अगर मैं समझ गया फिर उसे मैनेज कैसे करता हूं। अगर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ मैं उस खुशी को भी कैसे मैनेज करता हूं। यह सेल्फ विक्ट्री का एक बहुत बड़ा साइन है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल कैसे करते हैं। और फिर सोशल अवेयरनेस, यानी जैसे मैं अपने आप को समझता हूं क्या मैं दूसरों को भी उसी प्रतिभांति समझ सकता हूं, क्योंकि अगर मैं दूसरों को नहीं समझ सकता, केवल अपने आप को समझूंगा, तो जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं मैं उन सोशल रिलेशनशिप्स को मेंटेन नहीं कर सकता, बना नहीं सकता। इसलिए हमारे समाज में स्वस्थ को, स्वयं को समझने के ऊपर ज्यादा बल दिया गया। आज जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे परिवारों में है वो ये है कि हम कभी भी अपनी शिक्षा व्यवस्था में, न परिवार की शिक्षा व्यवस्था में, न स्कूल की शिक्षा व्यवस्था में, न समाज की शिक्षा व्यवस्था में, कहीं पे भी हमारा करिकुलम, हमारी पढ़ाई, हमारी दीक्षा किसी भी बच्चे को अपने आप को समझना कैसे चाहिए, अपने बारे में जानना कैसे चाहिए, इसके बारे में बताता नहीं है। हम जो बताते हैं वो इंस्ट्रक्शनलिस्ट एजुकेशन है, यानी क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह करना चाहिए किस तरह नहीं करना चाहिए। इस इंस्ट्रक्शनलिस्ट मैकेनिज्म से हम बच्चों को डेवलप करते हैं, उसके बाद कंपटीशन में डेवलप करते हैं कि वो आगे जा रहा है, तुम्हारे को उसको क्रॉस करना है। यानी जो बच्चे की निजता है, जो उसकी इंडिविजुअलिटी है, उस इंडिविजुअलिटी को क्रश करके हम उसकी एक्सटर्नैलिटी से जोड़ते हैं और तब उसको डेवलप करने के लिए स्कूलों में और अच्छे जगह इसलिए भेजते हैं ताकि वो एक्सटर्नैलिटी से कंपीट कर सके। और उसका जो परिणाम निकलता है जब ये बच्चे बड़ा होना शुरू हो जाते हैं, वो अपने आप को कम जानना और बाहर के वातावरण को के कारण से ज्यादा इफेक्ट होके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसका परिणाम ये निकलता है वो कंपटीशन में अपने आप को हमेशा आगे देखना चाहते हैं। और ऐसा संभव तो होता नहीं। जैसे अभी सर ने कहा कि मैथमेटिक्स नहीं आती, लेकिन हमने मैथमेटिक्स के आधार पर ही उसकी अवलोकन करना शुरू कर दिया, उसकी असेसमेंट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से उसकी एंजाइटी लेवल्स बढ़ जाती हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन लेवल्स बढ़ जाती हैं और अल्टीमेटली वो एक डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें हीन भावना आना शुरू हो जाती है। और जब हीन भावना शुरू आना हो जाती है तो उसके व्यवहारों में वो छलकना शुरू हो जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट करता है, उसकी परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करता है, उसके सोशल रिलेशनशिप्स को इंपैक्ट करता है। और ये एक बहुत बड़ा जो एक एक्सप्लॉइटेशन है हम बच्चों के साथ करते हैं। इसलिए सबसे बड़ी चीज जो अभी सर ने कही कि शिक्षा हमारी बहुत इंपॉर्टेंटली इसको एड्रेस करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो नई शिक्षा नीति भारत के अंदर अभी आई है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर ECCE
के बारे में नई शिक्षा नीति ने एड्रेस किया है। ये नया मॉडल जो अभी शिक्षा के बारे में प्रचलित होने लगा, जिसके बारे में चर्चा चल रही है, मुझे लगता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर वाला जो पार्ट है ये शायद इस एस्पेक्ट को, इस डायमेंशन को एड्रेस करे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारे पुराने समय से चला आ रहा था, वो था कि फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल और सोशल लेवल पर हम लोग कैसे एड्रेस करें। आज फिजिकल लेवल पर हम लोग बिल्कुल कंप्लीटली डाइग्रेस हो चुके हैं। फिजिकल लेवल पर जो हमारे पुराने पद्धतियां थी वो थी कि क्या खाना, कैसा खाना, कितना खाना और किस संतुलन के साथ खाना। लेकिन अगर आज आप देखो, बचपन से ही बच्चों को क्या खाना, कैसा खाना, किस लिए खाना, कब खाना, किधर खाना, ये सबका ये पूरा असंतुलित हो गया है। पिज्जा और बर्गर सबसे बड़ी, और जो कोक और इस प्रकार की जो डाइट्स हैं, ये हमारी प्राथमिकता बन गई है और ये हमारा एक सोशल स्टेटस भी और सोशल स्टेटस का सिंबल भी बन चुका है। परंतु अगर आप पारंपरिक आहार देखें, वो आहार बड़े संतुलित आहार थे और उन आहारों का कारण भी ये था कि आपकी बॉडी के ऊपर किस प्रकार का इंपैक्ट करेंगी। न ज्यादा निद्रा आपको आएगी और न ज्यादा सुस्ती आपको आएगी और ना ही ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा। उस प्रकार का आहार बहुत इंपॉर्टेंटली प्रिस्क्राइब किया गया था और उसका इंपैक्ट मेंटल लेवल पे भी था, इमोशनल लेवल पे भी था। यानी जो फिजिकल लेवल पर आज फूड हैबिट्स हमारे खराब होते जा रहे हैं, उनका भी एक इंपैक्ट आज हमारी बॉडी के ऊपर पड़ रहा है, जिसका इंपैक्ट हमारे सोच, विचार और इमोशंस के ऊपर पड़ रहा है। आप देखिए, गलत तरीके के खाने से लोगों की ओबेसिटी बढ़ जाती है। जब ओबेसिटी बढ़ जाती है तो समाज के अंदर उनकी जो अपनी एक सोशल एस्टीम है, उसको भी कहीं ना कहीं पे नेगेटिवली इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है और जिसके कारण से उनके व्यवहारों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और जब इस लेगेसी को ये लोग आगे कैरी करते हैं तो सेल्फ सेंटर्ड का जो एक व्यवहार है वो बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से आज दूसरा जो है वो हमारी है फूड के बाद फैमिली। आप देखिए, हमारा जो पारंपरिक तरीका था रहने का, वो था जॉइंट फैमिलीज में रहने का, जहां पे माता पिता, चाचा ताऊ, दादा दादी, इस प्रकार से एक परिवार रहता था। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज भी क्या था, इमोशनल शेयरिंग होती थी। यानी कहीं पे अगर किसी प्रकार की फीलिंग्स अटक गई होती थी, उन्हें कहीं वेंट नहीं मिलता था, तो परिवार के अंदर ही कोई छोटे बड़े के बीच में उस फीलिंग को वेंट मिलता था। और उस वेंटिंग से क्या होता था कि जो इम्बैलेंस आने वाले दिनों में क्रिएट हो सकता था, उसे वहीं पे बैलेंस किया जाता था और एक जो जिसको हम यूनिफॉर्म ग्रोथ कहते थे, वो यूनिफॉर्म ग्रोथ एक जॉइंट फैमिली में मिलती थी। परंतु आज आप देखिए, जॉइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली से भी सब न्यूक्लियर फैमिली और सब न्यूक्लियर फैमिली से भी हम जो आज लिव इन रिलेशनशिप्स में चले गए हैं, इसने पूरे समाज के अंदर सारे इमोशनल एस्पेक्ट्स को इम्बैलेंस कर दिया है। ये दूसरा हमारा एक एस्पेक्ट, और इसका इम्पैक्ट आज आप कॉर्पोरेट्स में भी, सर ने कहा कि कॉर्पोरेट्स के अंदर आप अगर देखेंगे करीब 40% से भी ज्यादा लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हैं। और उसका परिणाम क्या निकलता है, लगभग 50 से 60% लोग जो मानसिक रूप से किसी न किसी प्रकार से ग्रस्त हैं, या तो उन्हें जॉब मिलती नहीं है, और अगर जॉब मिल जाती है उसके बाद, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में रह चुका हूं और हमने देखा है कि जिन लोग, जब हम प्रोडक्टिविटी और अटेंडेंस की एनालिसिस करते थे, उसमें हमने देखा 80% से ज्यादा लोग ये वो लोग होते थे जो किसी न किसी एंजाइटी या किसी न किसी डिप्रेशन के शिकार होते थे, जिस कारण से उनकी अटेंडेंस ऑफिस में पुअर रहती थी, जिस कारण से उनकी प्रोडक्टिविटी पुअर रहती थी। और जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते थे, हम बेल कर्व के हिसाब से करते थे, और बेल कर्व में जो बॉटम क्वार्टाइल के लोग होते थे, ये वो लोग होते थे 90% जो किसी न किसी प्रकार से एंजाइटी के ग्रस्त शिकार व्यक्ति होते। तो इसलिए इसका जो परिणाम है वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक सोसाइटी लेवल, एक छोटी सिटी लेवल पे भी पड़ता है। क्योंकि आज जो मैं देख रहा था, जो डेटा OECD रिपोर्ट कहती है, वो कहती है लगभग 4% ऑफ GDP इज ओनली स्पेंट only on the mental illness type of issues। तो अगर मान लीजिए एक सिटी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, एक रीजन के अंदर हमारी मेंटल इलनेस बढ़ जाती है, तो उसका इम्पैक्ट ड्रग अब्यूज की ओर भी जाता है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं होता कि जहां आप इस प्रकार के पेशेंट्स को हैंडल कर सको, और उसका परिणाम फिर क्राइम में भी निकल के आता है, उसका परिणाम और सारे एरियाज में भी निकल के आता है। तो इसलिए मुझे लगता है जो कार्यक्रम आपने आज किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्ट्रेटेजिकली और ट्रांसफॉर्मेशनली समाज के लिए
बहुत क्रिटिकल, और खास तौर से जो इंडिया है, जहां पे आज जहां दिन में हमें काम करना चाहिए और रात को हमें सोना चाहिए, वहां उल्टा हो रहा है, क्योंकि नए बिजनेसेस ऐसे आ रहे हैं जहां रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं, और इस प्रकार की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम किया, इसको परिणाम स्वरूप आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए आपको पुनः एक बार बधाई। धन्यवाद।